हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी में प्रायद्वीपीय पठार। भारत का प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का किस क्षेत्र में आता है, लगभग हम लोग थोड़ा देख लें। जैसे ये आपका ऊपर में जो है आपका छोटा नागपुर का पठार से लेके आपका पूर्वी ढाल होते हुए और इधर आपका अरावली पर्वत को लेते हुए ये पश्चिमी ढाल के जो दक्षिणी छोर पर जहाँ मिलती है, ये वाला क्षेत्र को प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। अगर रफ में इसको देखें तो कुछ ये इस तरह का होगा, ठीक है। तो पठार और पर्वत में ज्यादा विशेष अंतर है नहीं। माना जाता है कि अगर कोई मतलब पठार है या फिर ऊंचा हुआ पार्ट है और उसका अगर ऊपरी छोर अगर नोकीला है तो वो पर्वत है, और वो ऊपर का पार्ट अगर वो समतल टाइप का है तो वो पठार है। या फिर ये भी माना जाता है कि 1000 मीटर से अगर ऊपर है तो वो पर्वत है, और 1000 मीटर से नीचे है तो वो पर्वत है। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार एक तरह से ऊपर से देखें तो ये समतलीय है, और इसका औसत ऊंचाई जो है ये 600 मीटर है। हिमालय, इसी में हिमालय का जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। तो प्रायद्वीपीय पठार उसके हिसाब से कुछ भी ऊंचा नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार। ये गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। हम लोग पढ़े थे कि एक था उत्तरी छोर वाला वो अंगारा लैंड था, और दक्षिणी साइड वाला दक्षिणी छोर वाला था आपका गोंडवाना लैंड। तो ये गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे मैप को थोड़ा सा दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे ताकि याद रहे, और इसी से सब कुछ क्लियर होगा। हम लोग पहले पठार की बात करते हैं। जो मेन पठार है जो एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना हम लोगों के लिए जरूरी है। यहाँ पे है मालवा का पठार, ये है आपका छोटा नागपुर का पठार, ये दंडकारण्य पठार, ये दक्कन पठार, और यहाँ पे है एक शिलांग का पठार। ठीक है, इतना ही हम लोगों को मेन पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे मालवा का पठार, अब ये जो है दक्कन ट्रैप है, जो दक्कन का पठार है। दक्कन पठार अगर कहा जाए तो यहाँ से लेके पूरा ये दक्कन पठार है। जो दंडकारण्य है ये भी दक्कन पठार का ही हिस्सा है, लेकिन इसको अलग करके रखे हैं। अगर कहा जाए तो ये कुछ इस तरह का है। तो एक एक करके देखते हैं। अब पर्वत में भी अगर कहें इसमें तो ये हो गया आपका अरावली पर्वत, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका ये विंध्याचल पर्वत, फिर सतपुड़ा पर्वत, ये दक्षिणी ढाल वाला है, और फिर है आपका यहाँ राजमहल पहाड़ी जो छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में है। और फिर यहाँ है हम लोग देखेंगे नीलगिरी पर्वत। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या, अरावली का पर्वत। अरावली पर्वत जो है ये दुनिया का सबसे मतलब प्राचीन पर्वत है। ये पहले बहुत बड़े पैमाने में था, समझिए तो धूप बारिश की वजह से ये धीरे धीरे कटता छटता गया, और ये घटते हुए इसका जो अपशिष्ट है ये अभी कम मात्रा में है। तो ये अरावली पर्वत का हेडिंग लिखिए आप, हेडिंग दीजिए सबसे पहले अरावली पर्वत। अरावली पर्वत में हम लोग देखते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ये आपका गुजरात के पालनपुर से लेके दिल्ली के जो मंजू टीला है, मजनू टीला तक विस्तृत है। गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के मजनू टीला तक विस्तृत है। इसका लगभग लंबाई जो है इसका यहाँ से लेके यहाँ तक ये 800 किलोमीटर है, जिसमें से सबसे ज्यादा लंबाई राजस्थान में है। ये गुजरात राजस्थान होते हुए ये दिल्ली तक फैला हुआ है। अब है क्या कि ये अरावली पर्वत के जो दक्षिण से पश्चिम साइड से एक नदी निकलती है, बनास नदी नाम से है, और वो जाके आपका चंबल नदी के सहायक नदी है, चंबल नदी के साथ मिल जाती है। फिर चंबल नदी यमुना नदी का सहायक नदी है। तो हम लोग जब नदी पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से देखेंगे। अब है हम लोग अरावली पर्वत देख लिए।
अब देखेंगे हम लोग क्या, मालवा का पठार। मालवा का जो पठार है ये वाला है, ये क्या है, मालवा का पठार। तो ये जो इसका उत्तरी छोर है, ये इसका ढाल ये उत्तर की तरफ है, इसका ढाल उत्तर की तरफ है। और इसका जो निर्माण है ये ज्वालामुखी के जावा से, मतलब ज्वालामुखी जो शांत ज्वालामुखी है उसका जो जावा निकला और वो धीरे धीरे जब ठंडा हुआ तो उसी से ये निर्माण हुआ है। इसमें बेसाल चट्टानों से ये निर्मित हुआ है। इसमें काली मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। और इससे 3 नदी जो है निकलती है, एक है चंबल, बेतवा और सिंध। और ये जो नदी, तीनों नदी है, ये आपका यमुना नदी का सहायक नदी है। ये है आपका गंगा नदी, ये आपका गंगा नदी है। यहाँ पे आपका दक्षिण साइड से आते हुए आपका यमुना नदी इसके साथ मिलता है, जो प्रयागराज में मिलता है। और यमुना नदी का ये सहायक नदी है, क्या है, चंबल नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी और सिंध नदी। अब हम लोग देखेंगे छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार जो है झारखंड और कुछ पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। इससे 2 नदी, मुख्य रूप से 2 नदी निकलती है, एक दामोदर नदी और एक है स्वर्णरेखा नदी। दामोदर नदी जो है आपका छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से होकर निकलती है। इसके उत्तर में हजारीबाग का पठार और इसका दक्षिण में रांची का पठार है। और एक स्वर्णरेखा नदी है जो आपका डायरेक्ट अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अब है छोटा नागपुर का पठार के बारे में ये जान लें कि ये खनिजों के लिए समृद्ध माना जाता है। मतलब इसमें है क्या, यूरेनियम वगैरह भी, यूरेनियम कम मात्रा में है इंडिया में ऐसे, लेकिन कुछ मात्रा छोटा नागपुर का पठार में भी मिलता है। कोयला मिलता है, लोहा, ये सब खनिजों का लिए, ये सब खनिजों के लिए समृद्ध माना जाता है। और छोटा नागपुर का पठार इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। इसी का उत्तर पूर्व में एक पहाड़ी है कहिए तो ये है आपका राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी है और इसी का राजमहल की पहाड़ी से ही टूट कर एक और पहाड़ बना है या फिर एक और पर्वत बना है, ये जो आपका शिलांग का पठार है। और बीच में जो गैप है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो बीच में गैप है, इसे कहा जाता है राजमहल और शिलांग का गैप, या फिर इसी को कहा जाता है मालदा गैप। किसको राजमहल पहाड़ी और शिलांग पठार के बीच के गैप को मालदा गैप कहा जाता है। अब हम लोग शिलांग पठार की बात करते हैं। शिलांग पठार में कुल 5 पहाड़ियां हैं। सिर्फ ये 3 पहाड़ी इसमें है, गारो, खासी, जयंतिया। मालवा का देख लिए, छोटा नागपुर पठार का देख लिए। अब आप लोग इसको नोट करते हुए चलिए, जितना पॉइंट हम बता रहे हैं उसको नोट करते चलिए। अब दीजिए हेडिंग में आपका शिलांग का पठार। इसमें क्या है, कुल 5 पहाड़ियां हैं। 5 पहाड़ियां जैसे क्या है, नाम उसका लिखना हो तो गारो, खासी और जयंतिया, 3 पहाड़ियां हो गया, जो कि ये तीनों मेघालय में ही है। कहाँ पे है, ये मेघालय में ही है। और 2 पहाड़ी इसका और है, मिकिर और रेंगमा। मिकिर और रेंगमा ये भी 2 पहाड़ी है। 5 मिला के शिलांग पठार का ही पार्ट है, लेकिन ये तीनों मेघालय में है। मिकिर और रेंगमा ये असम स्टेट में है। और सिर्फ ये 3 को हम लोग मेघालय की पहाड़ी भी कह सकते हैं, या मेघालय पठार भी कह सकते हैं। जब कुल कहेंगे तो शिलांग पठार के नाम से जानेंगे। अब हम लोग देखेंगे शिलांग पठार हो गया। अब देखते हैं विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत कहाँ है, ये वाला विंध्य पर्वत, जो कि मालवा पठार के दक्षिण में है। और ये विंध्य पर्वत के दक्षिण में एक ब्रंज घाटी है, एक नदी है। और उसके दक्षिण में जो ये आपका पर्वत है, ये सतपुड़ा पर्वत है। तो विंध्य पर्वत के बारे में पहले देखें। मालवा पर्वत मालवा पठार के दक्षिण में है, पहला पॉइंट लिखिए। दूसरा लिखिए कि इसका जो विस्तार है ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। अब ये इसका 3 श्रेणी है।
इसका विंध्य पर्वत का पूर्वी ओर जाइएगा तो इसे कहा जाता है, एक मिनट, भांडेर पहाड़ी, और इससे भी पूर्व जाइएगा तो इसे कहा जाता है कैमूर पहाड़ी। ये है तो तीनों विंध्य पर्वत का ही श्रेणी, लेकिन विंध्य पर्वत के पूर्वी ओर जाने पर भांडेर पहाड़ी, फिर उससे भी पूर्वी ओर जाने पर इसे कहा जाता है कैमूर पहाड़ी। नाम लिख सकते हैं आप लोग, विंध्य पर्वत, भांडेर पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी। अब है क्या कि इसके दक्षिण में ये भ्रंश घाटी है। भ्रंश घाटी किसका है? वो नर्मदा नदी का, तो नर्मदा भ्रंश घाटी कहा जाता है उसको। और उस नर्मदा नदी भ्रंश घाटी के भी दक्षिण में है आपका ये सतपुड़ा। तो विंध्य पर्वत हो गया। अब आप लिखिए हेडिंग में सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत क्या है कि एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है इंडिया में। कैसे? क्योंकि ये है आपका सतपुड़ा पर्वत और ये है आपका विंध्य। सतपुड़ा पर्वत, इसके उत्तर साइड में नर्मदा भ्रंश घाटी है और दक्षिण साइड में जो ये वाला है ये हो गया तापी। ये है नर्मदा भ्रंश घाटी और नर्मदा नदी, और ये है आपका तापी या ताप्ती नदी। ये दोनों के बीच में है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी इसीलिए ब्लॉक पर्वत श्रेणी का उदाहरण है, क्योंकि दोनों तरफ भ्रंश घाटी है। ऊपर नर्मदा नदी उत्तर में और दक्षिण में तापी नदी। सतपुड़ा पर्वत भी 3 श्रेणियों में है। क्या क्या है? इसका नाम है पहला राजपीपला, पहला वाला जो है ये राजपीपला। उसके बाद है आपका महादेव, फिर मैकाल। क्या क्या है? राजपीपला, महादेव और फिर मैकाले। एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है या पूछता है कि सतपुड़ा श्रेणी का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में क्या होगा। अलग अलग ऑप्शन है, फिर उसमें आपको पूछा जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है। अब क्या है, सबसे पश्चिम में है राजपीपला, फिर पूर्व में महादेव, उससे भी पूर्व में मैकाले। सबसे ऊंची चोटी जो धूपगढ़ है, धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी वो महादेव पहाड़ी में है। ये बीच वाला महादेव पहाड़ी में है। सतपुड़ा के महादेव बीच वाला जो श्रेणी है जिसका नाम है महादेव, ये इसका सबसे ऊंची चोटी का नाम है क्या? धूपगढ़। मैकाल पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। ये आपका मैकाल, महादेव के बाद ये मैकाल का सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अमरकंटक। और अमरकंटक से 2 नदी निकलती है, एक नर्मदा नदी जो पश्चिम की ओर बहती है और एक सोन नदी जो आपका पूर्व की ओर बहती है और जाके गंगा में मिल जाती है लगभग पटना के पास। तो इसमें क्या है कि प्रायद्वीपीय पर्वत का जो ढाल है कहा जाए तो ये पूर्वी ओर है, ठीक है। इसीलिए जो सभी नदी है वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और इसमें 2 ही ऐसी नदी है, नर्मदा और तापी नदी, जो अपना जल अरब सागर में या खंबात की खाड़ी में कर सकते हैं जल गिराती है। अब क्या है, क्यों गिराती है? क्योंकि इसका जो भ्रंश घाटी है या जिसका ढलान कह सकते हैं वो आपका पश्चिम की तरफ है। तो ये एक्सेप्शनल केस है कि नदियों में जो नर्मदा नदी और तापी नदी है, यही 2 नदी अपना जल पश्चिम की ओर अरब सागर में या खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। बाकी सभी नदी जो है आपका बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। जैसे यहाँ पे है आपकी गोदावरी नदी जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। फिर आपका ये कृष्णा नदी, फिर ये कावेरी नदी। अब है दक्कन पठार, ठीक है।
दक्कन पठार में हम लोग दक्कन पठार एग्जाम्पल के तौर पे लिए थे कि ये वाला इस फिगर में बनेगा, मतलब कि यहाँ पे अब है आपका। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार क्या है? ये आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाला क्षेत्र में है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाला क्षेत्र में है। और इसी में जो है आपका वो बस्तर का जो भंडिये है, क्या कहते हैं, जो टीना का भंडार है बस्तर पठार, वो दंडकारण्य क्षेत्र में ही है। फिर दक्कन का पठार हम लोग देखते हैं, तो दक्कन का पठार में यहाँ से लेके ये पूरा पार्ट दक्कन का पठार है। इधर ये आपको पश्चिमी ढाल है और ये पूर्वी ढाल है। फिर इसका हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किसका पश्चिमी ढाल में क्या क्या है। यहाँ पे एक नीलगिरी पर्वत है, क्या है कि पश्चिमी ढाल और पूर्वी ढाल जहाँ पे मिलता है वहाँ पे गांठ बन जाता है और उसका नाम है नीलगिरी पहाड़ी। उससे नीचे में है एक अन्नामलाई पहाड़ी, उससे भी दक्षिण में है कार्डामम या इलायची पहाड़ी। तो हम लोग इसके बारे फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उससे हमें एनर्जी मिलती है ताकि और भी वीडियो हम बना सकें। थैंक यू।